नमस्ते। इतिहास संशोधन, रिसर्च इन हिस्ट्री, ये कोर्स में इस सेशन में आप जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, महत्वपूर्ण संकल्पनाएं इस सेशन में जानेंगे। ये जो कंसेप्ट है रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च से संबंधित, ये आपका एक तरह से फाउंडेशन है। ये संकल्पना आपको, हर कोई संकल्पना एकदम ही क्लियर होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आप एक अच्छा रिसर्च कर पाए, बेहतरीन रिसर्च कर पाए। एक एक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गई तो आपका रिसर्च बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक संकल्पना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। रिसर्च में, संशोधन में, इतिहास के संशोधन में आवश्यक ऐसे एक एक संकल्पना को समझेंगे। मैं आपको दो पार्ट में समझाऊंगा। पहले सेक्शन में आपको मैं कुछ मूलभूत संकल्पनाएं समझाऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, संशोधन क्या है, रिसर्च के मेथड्स, पद्धतियां कौन सी रहती है, रिसर्च करते हैं तो किस तरह से, कौन से रास्ते से रोड मैप बना के चले, एकेडमिक राइटिंग क्या होता है, फ्लैगरिज्म ना हो, ये क्या है जीरो फ्लैगरिज्म, ये भी जानेंगे। कॉपीराइट्स के कंसेप्ट आप जानेंगे, अन्य लॉज भी जानेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस, प्राथमिक और दुय्यम साधन के बारे में आप जानेंगे। फिर सर्वे किस तरह से करते हैं, इतिहास संशोधन में डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये जानेंगे। और जो डेटा है उसका एनालिसिस और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये भी आप इस पूरे सेशन में आप जानेंगे। तो स्वाभाविक कि आपको ये सब जानते जानते तो जो भी एक समय लगने वाला है, थोड़ा सा बड़ा लंबा सेशन है। फिर दूसरा जो सेक्शन आएगा, तो दूसरे सेक्शन में आप जानेंगे कि इतिहास का संशोधन कर रहे तो कौन से स्टेप्स से जाते हैं। ABCD जो कि स्क्रीन पे दिख रही है, इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक होता है, अगर कोई थीसिस बना रहे तो बैकग्राउंड होता है। उसके बाद एक कोर पार्ट होता है जिसमें आप टॉपिक्स लिखते हैं आपके संशोधन के। फिर तीसरे सेक्शन में, सी सेक्शन में, आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, रिकमेंडेशंस की तरफ जाते हैं, और चौथे पड़ाव में आप रेफरेंस लिस्ट और अपेंडिक्स बनाते हैं। तो इस तरह से रिसर्च, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, रिसर्च थीसिस हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कोई भी किताब हो रिसर्च का, हिस्ट्री का, तो यही 4 स्टेप से आपको जाना होता है, जो कि इंटरनेशनली, नेशनली नाम से कुछ रिसर्च के, तो इस तरह से यही आप अभी जानते जाएंगे। तो ये 2 सेक्शंस में आप ये सेशंस को जानेंगे। पहले सेक्शन में बेसिक, और उसके बाद जो भी रिसर्च डिजाइन होता है, एक्चुअल जो लिखते हैं आप, उसका किस तरह से लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। पहला सेक्शन को पहला जान लेते हैं। उसमें इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। आपने तो काफी पढ़ा होगा, जाना होगा कि इतिहास क्या है। भारत में इतिहास को तो काल वेद माना गया है, वेद का एक उपवेद माना गया है, कि जो टाइम स्टडी, काल से संबंधित है सब वेद। काफी लोगों ने इतिहास के बारे में अनेकानेक व्याख्याएं की है, परंतु एक तो सभी में सारांश निश्चित है कि ये तो काल से संबंधित विषय है, भूतकाल का जिसमें समावेश होता है, और जो ऐसा भूतकाल की जो वर्तमान से संबंधित है, और कुछ भविष्य के संकेत भी इससे मिलते हैं। इस तरह से EH कार ने भी ऐसा ही कहा है। तो इतिहास में तो इस तरह से जब कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, आर्टिफैक्ट्स, आर्ट, साइंटिफिक रिकॉर्ड, चाहे वो DNA बोन स्ट्रक्चर हो, या ओरल कोई मौखिक इतिहास हो, ट्रेडिशन हो, या कोई संस्कृति हो, ये सब मिलके इतिहास बनता है। हाँ, इतिहास की व्याख्या तो कोई एकमेव ऐसी व्याख्या नहीं, तो ये सभी काल के पटरी पर आने वाले सभी घटक इतिहास में मौजूद रहते हैं, तो इसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री तो मूलतः ग्रीक वर्ड है। इतिहास, इति, ह और आस, ये संस्कृत वर्ड से, ऐसा ऐसा घट गया, इतिहास, इस तरह से ऐसा ऐसा जो घट गया है वो इतिहास से, इतिहास की ये संकल्पना है। फिर संशोधन, रिसर्च क्या है। रिसर्च तो विज्ञान में भी होता है, और रिसर्च तो
मानवतावादी सभी विद्या शाखाओं में भी होता है, दोनों अलग है। विज्ञान का रिसर्च तो लैबोरेटरीज में होता है, मशीन्स के साथ होता है, टूल्स के साथ होता है, और ह्यूमैनिटीज का जो रिसर्च है वो तो डॉक्यूमेंट एविडेंसेस के साथ होता है, डेटा के साथ होता है। तो इतिहास तो ह्यूमैनिटीज की एक विद्या शाखा है, तो उसमें जो रिसर्च आता है तो उसमें स्वाभाविक एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च का इंफॉर्मेटरी सिस्टम रहता है। तो संशोधन तो इस तरह का सत्य की खोज है इतिहास में कि जो घट गया है उस सत्य को खोजना है, उसे रखना है। जब सत्य खोजने की आंतरिक इच्छा निर्माण होती है तो स्वाभाविक मनुष्य उसके एविडेंसेस ढूंढने लगता है, खोज करने लगता है, और ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे वो एविडेंस के साथ वो तथ्यों को जानता है, तथ्यों का वो वर्गीकरण करता है, उनकी चिकित्सा करता है, और फिर सत्य को अपने साथ लाता है। एविडेंस जहाँ पे, वहां पे ही इतिहास बनता है, और एविडेंस से सत्य साबित होता है। हमेशा हर कोई एविडेंस सत्य निश्चित करे ऐसा ही कुछ नहीं, कभी कभी झूठे भी एविडेंस होते हैं, परंतु इसके लिए एविडेंस को चिकित्सा करनी पड़ती है, क्रिटिसाइज करना पड़ता है, और जो भी सत्य है उसे ढूंढना पड़ता है। तो संशोधन में, इतिहास के संशोधन में सत्य की खोज है, जो घट गया है वो घटना की तथ्य की जानकारी लेके उसको सही क्या है उसको ढूंढना है। तो ये इतिहास का एक मायना है, एक दायरा है। अगर इतिहास संशोधक है, रिसर्चर है, तो कोई क्वालिटीज तो चाहिए, गुण तो चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में कुछ गुण चाहिए कि आपको सत्य की खोज करे, तो आप तो प्रामाणिक चाहिए, सिंसियर चाहिए, आपको आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, आप लॉयल चाहिए, सत्यभूत चाहिए, न्याय के ऊपर आपका गाढ़ा विश्वास होना चाहिए, सत्य को छोड़ के आप कुछ भी ना कहे, आपके अंदर चतुराई होशियारी भी होनी चाहिए, और आपका माइंड, आपका हृदय ओपन होना चाहिए, आपकी सोच तेज तर्रार तेजस्वी होनी चाहिए, विजडम भी होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर अच्छे बिहेवियर करने का, वर्तन करने के गुण होने चाहिए, विश्वासार्हता आपका एक गुण होना चाहिए, और प्रगल्भता आपके अंदर होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, और स्वाभाविक सभी से दोस्ती, अपनापन, कंपैशन का गुण आपके अंदर होना चाहिए। दुखी होके कोई संशोधन नहीं करता है, हमेशा कंफर्टेबल, हैप्पी रहे, साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि आपका रिसर्च भी वैसा होता है, और हमेशा अच्छा आदर पूर्वक इतिहास को करे, और हंसते खेलते संशोधन करना है, एकदम ही हंसी मजाक में खेलते खेलते चेयरफुल रहना है, विश्वास में रहने वाले आप चाहिए। आपका जो वाणी है वो अच्छी चाहिए, किसी की काया वाचा मन से हिंसा न हो, ऐसी बहुत अच्छी सत्य भरी वाणी चाहिए। आपका शिक्षण भी, एजुकेशन भी होना चाहिए, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। आप इस तरह से प्रसन्न व्यक्ति जो है, जो कि मदद करता है, इस तरह का जो व्यक्ति है, सारे गुण मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गुण है। दया, शांति, प्रेम, करुणा, आनंद, सतचित्त में रहना चाहिए, प्रफुल्लित प्रसन्न रहना चाहिए। जितने आप शांत रहेंगे उतना रिसर्च अच्छा रहेगा। जैसा मन में उथल पुथल आएगा, उतावलापन आएगा, रिसर्च नहीं होगा। तो शांत मन में, बहुत गहरी शांति में अच्छा रिसर्च होता है। तो रिसर्चर जो है, जो संशोधक है, उसके पास एक क्वालिटी चाहिए। जैसे अच्छा मटेरियल है तो संशोधन भी अच्छा ही होगा, ये ध्यान रखें। रिसर्चर के पास कुछ कौशल भी चाहिए। जो इतिहास संशोधन कर रहा है उसके पास कौशल जरूर चाहिए। लीडरशिप भी करता है, एक तरह से दिग्दर्शन करता है, उसको हमेशा डिसीजन लेने पड़ते हैं, डेलीगेशन के साथ बात करनी आनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, सबका संयोजन करना चाहिए, संवाद करना आना चाहिए लोगों के साथ, सभी एथिक्स को मानना चाहिए, जो भी कार्य हो रहा है उसका फीडबैक ही उसके प्रतिमा है, इसको जानना चाहिए। रिजल्ट ही फीडबैक है, फीडबैक ही रिजल्ट है, ये जानना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए, कभी कभी अकेला व्यक्ति नहीं, उसको अनेक लोगों के साथ काम करना पड़ता है, लोगों की मदद लेनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये सभी चीजें टीम वर्क के साथ, लोगों के साथ अच्छा संवाद, चर्चा और उनको जोड़ने के बाद काम करने को आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अपना लॉजिकल दिमाग, अपनी इंट्यूशन, अंतर प्रज्ञा के साथ निर्णय लेना होता है। तो इस तरह से इतिहासकार के अंदर ये सभी स्किल्स चाहिए। संवाद का स्किल तो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो लिख के हो या मौखिक हो, संवाद अच्छा होना चाहिए, एकदम ही आत्मविश्वास पूर्ण और क्लियर, सुस्पष्ट, अच्छे उद्देश्य भरा संवाद होना चाहिए।
ये तो सॉफ्ट स्किल्स आवश्यक है, कौशल आवश्यक है, जीवन कौशल है जीवन के, उसके साथ साथ हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। आजकल नई दुनिया में कुछ टेक्निकल कौशल भी चाहिए, जैसे कि कॉपी राइटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, फनल बिल्डिंग के बारे में जानकारी चाहिए, कोडिंग जो होता है डिजिटल, उसके बारे में जरूर जानकारी चाहिए, क्योंकि आजकल का इतिहास तो डिजिटल कोडिंग का हिस्ट्री हो गया है। कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसका कौशल आना चाहिए। ब्रांड जो भी है, अर्थात ब्रांड मतलब अपने जो मूल गुण है, ओरिजिनल सत्व है, उसको किस तरह से बिल्ड करे ये भी आना चाहिए। ईमेल लिखना, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का उपयोग, और कुछ ग्राफिक डिजाइन की भी जानकारी चाहिए। नई दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनोबॉट्स, रोबोट्स, ड्रोन, ऐसी ये नई दुनिया है। इसमें तो नया टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक टूल है, टेक्नोलॉजी कोई नॉलेज नहीं, नॉलेज तो सोल है, टेक्नोलॉजी तो टूल है, ये ध्यान में रखें। रिसर्च के मेथड्स, ये भी एक कंसेप्ट जान। इतिहास में रिसर्च करें, इतिहास तो मानव विद्या की एक शाखा है, तो इतिहास में रिसर्च करे तो डेटा आवश्यक है। तो रिसर्च के अनेक अनेक मेथड है। विज्ञान अलग तरह से संशोधन करेगा, इतिहास अलग तरह से संशोधन करेगा। इतिहास के संशोधन में हमेशा डेटा चाहिए। डेटा तो प्राथमिक रहता है, दुय्यम रहता है, जो कि आर्काइव्स में मिलता है, दफ्तर खाना जो रहते हैं गवर्नमेंट्स के, उधर मिलता है। कभी कभी कुछ लोगों के पास भी मिलता है और ढूंढना पड़ता है। कभी कभी जो डेटा है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता है, उसको बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है संशोधन केंद्रों में या आर्काइव्स में, तो उसको लेना पड़ता है। कुछ म्यूजियम्स भी रखते हैं, गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स भी रहते हैं, तो ये आर्काइवल डेटा रिसर्च मेथड में बहुत उपयुक्त आता है। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस भी रहते हैं, जैसे कोई हिस्टोरियन की किताब है या और कोई रेफरेंस बुक्स है, एनसाइक्लोपीडियाज है, काफी एक्सटर्नल सोर्सेस भी रिसर्च में काम में आते हैं। उसके बाद कुछ रनिंग रिकॉर्ड्स है कि अभी चल रहे ऐसे रिकॉर्ड, जैसे कि कोई एनजीओ है उनके पास कुछ रिकॉर्ड रहते हैं, कुछ ट्रस्ट है, कुछ व्यक्तियों के पास कुछ रिकॉर्ड रहते हैं, इस तरह के कुछ कंपनीज के पास भी रिकॉर्ड रहते हैं। तो ये रनिंग रिकॉर्ड्स भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं रिसर्च के मेथड्स में। रिकलेक्शन करना होता है, कभी कभी कुछ ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र, जीवनी जो है उनका करेक्शन करना होता है, स्मृतियों का, डायरीज का कलेक्शन करना होता है। तो इस तरह से रिसर्च मेथड में ये काम होते हैं। ये घटक है रिसर्च मेथड, यानी क्या, तो ये घटक जैसे कि आर्काइव्स में जाए, डेटा इकट्ठा करे, एक्सटर्नल सोर्सेस को इकट्ठा करे, रनिंग सोर्सेस को देखे, रिकलेक्शन करे जो भी ओरिजिनल सोर्सेस है, प्राइमरी सोर्सेस है। तो ये जो घटक है, ये घटक को अपनाना ही रिसर्च मेथड है हिस्ट्री की, इसको जाना। इसके बाद रोड मैप है, रिसर्च करे तो रोड मैप होगा। मान लो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे तो एक रोड मैप बनता है कि कहाँ से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सा फ्लाइट रहेगा, कब आएगा, ये सब भी रोड मैप है। इस तरह से रिसर्च का जर्नी भी एक रोड मैप है। पहला तो रिसर्च का प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं, उसका विषय। रिसर्च का प्रॉब्लम मतलब रिसर्च का विषय, उसका नाम, टाइटल, जैसे कोई किताब का नाम रहता है, वैसे रिसर्च का प्रॉब्लम यानी उसका टाइटल निश्चित करना है। उसके बाद रिसर्च का डिजाइन बनाना है कि किस तरह से आप साधन इकट्ठा करेंगे, फिर आगे उसका एनालिसिस करेंगे, फिर लोगों के साथ मिलेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करेंगे, पब्लिश करेंगे या वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। रिसर्च डिजाइन की स्टेप्स है जो आगे मैं आपको डेप्थ में बताने वाला हूँ। उसके बाद एक्चुअल रिसर्च, जिसे मेथोडोलॉजी, इतिहास के संशोधन में विशिष्ट मेथड उपयुक्त रहती है, जैसे कि डेटा को किस तरह से चिकित्सा करे, क्रिटिसाइज करे, सही निकाले, फिल्टर करे, ये मेथोडोलॉजी रिसर्च की, या आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और फिर रिजल्ट रिसर्च का, तो इस तरह से रिसर्च होता है। पहला टाइटल निश्चित होता है, फिर रिसर्च का डिजाइन बनता है, फिर रिसर्च की मेथोडोलॉजी से रिसर्च होता है, इनपुट और आउटपुट आके, फिर अंत में रिजल्ट आता है रिसर्च का। इस तरह से रिसर्च का प्रवास होता है। हाँ, रिसर्च में एकेडमिक राइटिंग जरूर होना चाहिए। कोई भी आप कविता तो नहीं लिख रहे, कोई भी व्यंग कॉमेडी नहीं लिख रहे, तो ये रिसर्च है, ये सीरियस चीज है। तो रिसर्च में हमेशा, इतिहास के रिसर्च में क्लियर, सुस्पष्ट और एकदम फोकस, प्रकाश युक्त लिखना चाहिए, सुसंबद्ध लिखना चाहिए,
और जो भी एविडेंस है, हर एक कोई स्टेटमेंट सत्य की गाथा रहे, कोई भी इधर उधर की बात ना हो, हर कोई स्टेटमेंट सत्य युक्त परफेक्ट निश्चित होना चाहिए, उसका पर्पस निश्चित होना चाहिए, उसका उद्देश्य, उसको समझ बूझ के शांत चित्त से स्थिर बुद्धि से जानकर समझ बूझ कर उसको लिखना होता है। रिसर्च में लिखने का जो स्टाइल है तो वो तो एकदम ही अच्छी तरह से एकेडमिक शब्द उसमें रहते, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते, एकदम क्लियरिटी रहती, सुनिश्चित ऐसे शब्द रहते और अच्छे अच्छे उदात्त उत्तम शब्दों का प्रयोजन उसमें होता है। रिसर्च में जब लिखते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी जो आइडिया है, वो आइडिया या आपका जो टाइटल है उसके बारे में कुछ दिमाग में प्रिजुडिस माइंड ना रहे, एकदम ही क्लियर रहे, जो भी कहेंगे वो एकदम नया है आपके लिए, तो आपके ऑब्जेक्ट, आपके प्लेस, आपके एक्टिविटीज की तरह वो जाए। रिसर्च में लिख रहे तो कुछ चीजें जो है वो तो समझ ले कि उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन ना हो, एकदम सहज सुस्पष्ट हर एक को समझे ऐसा लिखना होता है, जिम्मेदारी के साथ लिखना होता है, एकदम फॉर्मल लिखना होता है, प्रोफेशनल लिखना होता है, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए लिखना होता है और एक्यूरेट अच्छी तरह से हेडिंग दे के जहां जहां पे नाम देने हैं उसको लिख के इस तरह से एकदम जागरूक होके लिखना है। आपकी भाषा बहुत अच्छी चाहिए, आपके शब्द बहुत ही अच्छे चाहिए, डेलिकेट चाहिए, डिसेंट चाहिए, आपके शब्द आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का दर्शन है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल रिसर्च में होना चाहिए जो कि सत्य का कथन करते हैं। रिसर्च में एकेडमिक राइटिंग में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, फिर बिब्लियोग्राफी लिखनी पड़ती है, फिर एकेडमिक जर्नल के आर्टिकल्स को रेफर करना है होता है, फिर बुक के रिपोर्ट्स का भी उसमें हम शामिल करते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी रिसर्च में लिखे जाते हैं, एसे लिखे जाते हैं, काफी सारे रिसर्च के प्रकार होते हैं जिसको अलग अलग लिखा जाता है। कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज भी रिसर्च की बनती है, थीसिस बनते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के पेपर बनते हैं, तो इस तरह से रिसर्च का एकेडमिक राइटिंग होता है। जीरो फ्लैगरिज्म ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है, किसी का कॉपी ना हो, ये फ्लैगरिज्म का मूल उद्देश्य है। फ्लैगरिज्म का मतलब ही ऐसा है कि ये एक कानून है, एक्ट है कि कोई भी किसी के भी किसी ने लिखा है तो उसका काम का चोरी ना करे, चाहे वो उसका ऐसे राइटिंग हो, उसका गाना हो, मूवी हो, या उसके आइडिया भी ना हो, कि कोई किसी का कॉपी नहीं करना है, चोरी है, ये कानून के दायरे में अपराध माना जाता है। तो इसके लिए हमेशा कोई भी चीज हो उसको कॉपी ना हो पब्लिश करते वक्त, इसके लिए फ्लैगरिज्म बहुत एक जीरो फ्लैगरिज्म, कोई में जीरो बिल्कुल ओरिजिनल काम है, जीरो फ्लैगरिज्म कंसेप्ट है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सॉफ्टवेयर्स भी आए, जैसे कि डुप्लीचेकर है, पेपर रेटर है, ऐसे कई सारे, फ्लैग स्कैन है, प्लेगरिज्मा है, ये सॉफ्टवेयर से वो चेक होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है कि आपने जो लिखा हुआ है वो किधर और नहीं मिलता है, तो आपका जो भी लिखा हुआ है वो 0% अन्य किधर लिखे हुए डॉक्यूमेंट के साथ मैच करता है, किसी डेटा के साथ मैच करता है, तो वो जीरो फ्लैगरिज्म होता है। जो भी आपने लिखा है वो ओरिजिनल है, तो सॉफ्टवेयर में अगर किसी ने कॉपी किया तो वो पकड़ते लोग सॉफ्टवेयर, ये शब्द कॉपी हुआ है, ये सेंटेंस कॉपी हुआ है, तो स्वाभाविक की जीरो फ्लैगरिज्म, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का स्टॉल नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, तो हमेशा ओरिजिनल काम को बहुत महत्व है। ये तो रूल्स है, लॉज है, इसके बारे में भी जान। कॉपीराइट्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है, कॉपीराइट्स और उससे संबंधित लॉज। कॉपीराइट यानी हर एक का अपना स्वामित्व होता है, उसकी बौद्धिक प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक मालमत्ता होती है। अगर किसी ने अपना गाना लिखा, कोई मूवी बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो उसका उसके ब्रेन से, उसके मन से उसका निर्मित हुआ है, तो स्वाभाविक उसका स्वामित्व उस निर्माता के पास जाता है, तो स्वाभाविक ही वो उसका अगर कॉपीराइट रजिस्टर्ड करता है तो वो सब उसके पास जाता है। तो स्वाभाविक कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज हो, कोई आइडिया भी है, कोई भी एक आधा इनोवेशन है, अगर उसने रजिस्टर्ड किया है तो वो कॉपीराइट के पास चला जाता है। लेखन जो है, पेटेंट भी होते हैं कुछ चीजों के, पेटेंट का अलग रजिस्ट्रेशन होता है, और कॉपीराइट यानी जो भी गाना है या जो भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ मूवी बनाई है, राइटिंग्स में ये कॉपीराइट आता है। आप हमेशा देखते हैं कि किसी भी किताब में कॉपीराइट रहता है, मतलब वो जो पूरा लिखा हुआ है, चाहे वो कोई पोएम है या कोई नॉवेल है या कोई बुक है
या किसी भी तरह का इमेज भी है, उसके ऊपर फोटो का भी कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट एक्ट को हर कंट्री में अलग अलग उसके लिए पनिशमेंट होती है। कॉपीराइट को कभी भंग नहीं करना चाहिए। तो किसी का भी रिसर्च करते समय कोई भी लाइंस नहीं लेनी होती है। तो कॉपीराइट एक्ट को ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, इतिहास तभी बनता है जब एविडेंस होता है। नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री, नो एविडेंस नो हिस्ट्री। व्हेन देयर इज एविडेंस देयर इज हिस्ट्री। जब डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, तो ही इतिहास बनता है। और वो डॉक्यूमेंट के या वो एविडेंस के दो प्रकार है, प्राइमरी प्राथमिक संदर्भ और दूसरा है सेकेंडरी संदर्भ। प्राइमरी सोर्सेस, उसमें लिखित जो भी है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, किसी ने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए, लेटर्स लिखे हुए, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, वो लिखित संदर्भ है प्राइमरी। जीवनी भी प्राइमरी होती है, आत्मकथाएं प्राइमरी होती है। और अनरिटन में कोई इंटरव्यू है, कोई फोटो है, या इस तरह का कोई मटेरियल है, रिमेन्स जैसा जो भी अवशेष बोलते हैं, ये सभी कॉइन्स वगैरह ये सब किस में आते हैं? तो इस सेकेंडरी सोर्सेस में आते हैं। प्राइमरी सोर्सेस में अनरिटन में आते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेस में हिस्ट्री के बुक्स है, फिल्म्स है, इंटरनेट है, ये तो सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी मतलब एकदम ओरिजिनल, उसमें रिटन और अनरिटन ऐसे दो चीजें, लिखित साधन और अलिखित साधन, ये सब प्राइमरी ओरिजिनल मूल। और सेकेंडरी में तो बाद में बने हुए बुक्स है, फिल्म्स है, इंटरनेट का मटेरियल है, ये बात का मटेरियल। इस सेकेंडरी इतना अच्छा नहीं माना जाता। जहाँ प्राइमरी नहीं, वही इसका उपयोग होता है एविडेंस के लिए। अन्यथा प्राइमरी सोर्सेस का ही इस्तेमाल इतिहास संशोधन में एक अच्छा प्राइड माना जाता है। जितने प्राइमरी सोर्स है ज्यादा, जितना कलेक्शन, जितनी तपस्या ज्यादा, उतना रिसर्च भी अच्छा आता है। तो ये सभी अलिखित आप देख रहे हैं, सभी अलिखित प्राइमरी सोर्सेस है। और ये जो लिखित प्राइमरी सोर्सेस है, कोई पुरानी गाथा वगैरह होगी, स्क्रिप्ट होगा, और ये जो सब है ये प्राइमरी अलिखित साधन है, अलिखित अनरिटन सोर्सेस। और ये लिखित है, ये प्राइमरी है सभी, और सेकेंडरी तो अलग है, बाद में बने हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिस्ट्री के रिसर्च का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसको जान। इसके बाद जो डेटा है उसको वेरीफाई करते हैं। आपने इकट्ठा जो भी साधन किए, तो उसको ऑटोबायोग्राफी, फिर पत्र व्यवहार, डायरी, ये सब लिटरेरी वर्क किसी ने लिखा है, किसी का इंटरव्यू, साक्षात्कार है, पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ है, कोई डेटा है उस समय का, गवर्नमेंट का डेटा, इंटेलिजेंस का डेटा, सब प्राइमरी प्राथमिक साधन है, मूल है, ओरिजिनल है, असल। इसके ऊपर ही इतिहास बनता है, इसके आधार पर। ये जहां नहीं मिलेगा वहां पे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, फिर बाद में किसी के ऊपर किताब लिखी है, या और कुछ किसी ने बुक लिखा है, पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, न्यूज़पेपर में कुछ आया है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है, तो ये सब सेकेंडरी है। और टर्शरी भी आजकल है कि ये सेकेंडरी या प्राइमरी के बेस के लिए एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिब्लियोग्राफीज होती है, इस तरह का जो सपोर्टिंग मटेरियल है, ये भी आजकल टर्शरी करके एक नया सेक्शन लोग मानते हैं। परंतु मेन तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस है, जिसमें प्राइमरी सोर्सेस, प्राथमिक साधन महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। ये साधन, ये एविडेंस, साधन, सोर्सेस, एविडेंस एक ही शब्द है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये नहीं रहेंगे तो ये ठीक है, ये तो कुछ साइड के उपयोग के लिए। तो डेटा मतलब एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद उसको इस तरह से रखना चाहिए होता है। प्राइमरी प्राथमिक साधनों को रखना है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, और साइड में सेकेंडरी रखने, और सपोर्ट के लिए है ही। तो डेटा एविडेंस संशोधन के लिए ये पहला इकट्ठा करने, साधन इकट्ठा करने, पुरावा एविडेंस इकट्ठा करना है, उसके बाद ही तो कुछ बनेगा संशोधन। इसके बाद सर्वे और डेटा कलेक्शन के भी कुछ मेथड है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऐसा है, क्वालिटी रिसर्च में हमेशा जो भी अलग एक उदाहरण गुण की उपयोग आंकड़े की तरफ रहता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में यही फर्क है कि ये आंकड़े बताता है, क्वांटिटेटिव में आंकड़े रहते हैं। मान लो कि क्वालिटी में बताएंगे कि वहां बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, हजारों की तादाद में संख्या थी, और क्वांटिटेटिव में बताएंगे कि वो इंसिडेंट जब हुआ तो 10,000 लोग इकट्ठा थे। एकदम आंकड़ों में स्पष्ट रहे।
और ये तो वर्णन रहेगा, लोग कैसे आए थे, कैसी भीड़ थी, ये वर्णन रहेगा। तो इसको कुछ फिलोसॉफी रहते और इसको तो सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च तो एक आंकड़ों की तरफ रहता है, रियलिटी भी रहती है इसमें, पॉजिटिविज्म के साथ रियलिटी भी रहती है। इसकी जो मेथड है वो तो एक निरीक्षण करता है, जो देखने वाला है उसको निरीक्षण करता है, उसको महसूस करता है और वो वर्णन करता है। और यदि एक्सपेरिमेंटल आधार पे या जो उपलब्ध डेटा है उसके आधार पे दिया जाता है। इसमें एक गोल रहता है क्वालिटेटिव में, एक अंडरस्टैंड करता है इंसान और उसको अंडरस्टैंड करके वो बताता है। इसमें एक प्रेडिक्शन होता है, आंकड़ों के आधार पे कुछ प्रेडिक्शन होता है, कुछ वर्तन भविष्यवाणी इसमें की जाती है। इसका डिजाइन थोड़ा सा, हर व्यक्ति अगर किसी को बोला कि कुंभ मेले का वर्णन करो तो हर एक अलग तरह से वर्णन करेगा, हर एक का डिजाइन अलग रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। परंतु किसी को बोला कि कुंभ मेले में कितने लोग थे, स्त्री पुरुष देशी विदेशी, तो सभी एक तरह से आंकड़े लिखेंगे। तो डिजाइन इसमें तो स्ट्रक्चर्ड रहता है, इसमें फ्लेक्सिबल रहता है। एक सैंपल अगर देते तो ये छोटा सा पर्पजफुल ऐसा उदाहरण रहता है, यहाँ पे लार्ज बहुत बड़े तौर पे आंकड़े भी देते। डेटा कलेक्शन जब इसका होता है क्वालिटेटिव का, तो इंटरव्यू होते, ऑब्जर्वेशन होते, डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा होते। और इसमें तो अलग तरह से डेटा पे ज्यादा फोकस रहता है, टेस्ट रहते हैं, इसमें फोकस रहता है। इसमें तो एनालिसिस अलग तरह से होता है रिसर्चर के द्वारा, इसका एनालिसिस डिडक्टिव रहता है और फाइंडिंग जो है वो हमेशा अलग तरह से, होलिस्टिक अप्रोच है। क्वालिटी मतलब होलिस्टिक, और ये तो न्यूमेरिकल मतलब आंकड़ों से आधारित ये इसके फाइंडिंग्स रहते हैं। तो जब संशोधन होता है तो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब संख्या, क्वालिटी मतलब उसके गुण वर्णन, इस तरह से। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो इस तरह से ये जाता है। तो ये जब इतिहास में संशोधन, डेटा मतलब जो भी एविडेंस है, सोर्सेस है, उसको डेटा कहते हैं। डेटा को एविडेंस, सोर्सेस, उसको डेटा कहते हैं। आंकड़े भी उसमें होते हैं, सिर्फ आंकड़े मतलब डेटा नहीं। इतिहास में जब डेटा का मतलब है कि साधन, एविडेंसेस और डेटाबेस में। तो इस तरह से ये क्वालिटी और क्वांटिटी के रिसर्च की मेथड्स है। इसके बाद जो भी डेटा इकट्ठा होता है, मान लो एविडेंसेस इकट्ठा किए, ये सब खत इकट्ठा किए, लेटर्स किए, बायोग्राफीज की, जीवनी की, न्यूज़पेपर्स इकट्ठा किए, किसी खोज के लिए एक विशिष्ट विषय के ऊपर खोज करे तो उसके लिए सब इकट्ठा किया। तो उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करना पड़ता है, उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, बहिरंग परीक्षण और अंतरंग परीक्षण, ऐसे दो भाग है उसके। बहिरंग परीक्षण में जो सोर्स है उसका ऑथेंटिसिटी पहचाना जाता है, और अंतरंग परीक्षण जो है, तो अंतरंग परीक्षण में स्वाभाविक उसका मैसेज, उसका अंतरंग पहचाना जाता है। तो ऑथेंटिसिटी पहचानना और अंतरंग पहचानना, ऐसे दो तरह से उसको चिकित्सा उसकी होती है। क्रिटिसिज्म उसका होता है, इंटरप्रिटेशन भी इसके आधार पर रहता है, उसका अन्वयार्थ भी ये दो चीजों के बाद होता है। जैसा कोई खत मिला, एक आधा डॉक्यूमेंट मिला, मान लो कि किसी लीडर का एक डॉक्यूमेंट मिला, उसने खत लिखा था किसी को, तो वो कब लिखा था खत, और कहाँ पे उस लीडर ने वो खत लिखा है, लेटर लिखा है, क्यों लिखा था, और उसका वही उसी लीडर ने वो खत लिखा है क्या, कि ऑथेंटिक है क्या, ये सब चीजें इसमें से पहचानी जाती है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, बहिरंग परीक्षण में, वो खत का इस तरह से एनालिसिस होता है। उसके बाद वो यहाँ जाता है अंतरंग परीक्षण के लिए। वो जो लीडर ने खत लिखा है, लेटर लिखा है, तो और तो कोई ऐसी कॉपीज नहीं, उसी ने लिखा है ना, ये क्यों लिखा है उस लीडर ने वो लेटर, फिर इसका अर्थ क्या था, उसको क्या संदेश देना चाहता था, किस कॉन्टेक्स्ट में उस लीडर ने वो लेटर लिखा है, खत लिखा है, या अंतरंग परीक्षण में है। तो इस तरह से ये दो परीक्षण हर एक डॉक्यूमेंट के, हर एक एविडेंस के इस तरह से होते हैं, रिटर्न सोर्सेस के तो इस तरह से ज्यादा होते हैं। इसके बाद रिसर्च का डिजाइनिंग, ये बहुत बड़ा पड़ा। कोई भी थीसिस लिख रहे, कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिख रहे, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट लिख रहे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का रिपोर्ट लिख रहे, डॉक्यूमेंट्री बना रहे, कुछ भी लिख रहे, पीएचडी कर रहे, तो इसी तरह से डिजाइन होता है। आउटलाइन बनता है, पहला एक पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का रहता है, आपका रिसर्च पेपर या थीसिस कुछ भी, उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये सब, इंट्रोडक्शन का। उसके बाद मेन जो संशोधन है उसका बॉडी बनता है, आपके जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आते हैं, किसी भी किताब के जैसे टॉपिक्स रहते हैं, इस तरह से ये टॉपिक्स रहते हैं।
और उसके बाद कंक्लूजन का सेक्शन आता है। कंक्लूजन मतलब क्या, निष्कर्ष निकालिए सेक्शन आता है। उसके बाद में ये आप जोड़ते कौन से सोर्सेस को इस्तेमाल किया। तो शुरुआत के पार्ट में आपका जो भी थीसिस बनेगा, रिसर्च पेपर बनेगा, तो उसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड आता है। ये पहला पार्ट है, ये सभी घटक उसमें आते हैं। ये हर एक के बारे में मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूँ इसी सेशन के। ये पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। उसके बाद उसका कोर पार्ट है रिसर्च का। ये पहला पार्ट तो पूरा टेक्निकल है, टेक्निकल डिटेल्स उसमें रहते हैं। दूसरे पार्ट में आपने जो रिसर्च टॉपिक्स बनाए वो टॉपिक्स के नाम रहते हैं। तीसरा जो सेक्शन है उसमें आपका सारांश और आपने जो रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकाले वो आते हैं। और उसके बाद चौथे पार्ट में आपने जो भी संदर्भ साधन प्राइमरी सेकेंडरी इकट्ठा किए, बिब्लियोग्राफी, उसका सब वर्णन आता है, उसके डिटेल्स आते हैं। तो ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 पार्ट से आपका रिसर्च डिजाइन बनता है। इसको रिसर्च डिजाइन करना कहते हैं। रिसर्च को डिजाइन किया आपने, तो इस तरह से ये होता है। अब सेक्शन 2 में जो रिसर्च डिजाइनिंग आपने किया है, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। जो भी 4 आपने घटक देखे थे, हर एक का डिटेल अभी इसमें जानेंगे। चाहे आप पीएचडी का थीसिस बनाए, रिसर्च पेपर बनाए, कुछ भी बनाए। तो इसमें मैं एक आपको उदाहरण देने वाला हूँ कि आप मान लो एक रिसर्च थीसिस बना रहे और उसके लिए आप रिसर्च करें कि महेश योगी जो बहुत बड़े योगी हुए आधुनिक भारत में, जो नेदरलैंड में बसे और कई देशों में जिन्होंने काम किया, तो उनके बारे में अगर आप संशोधन कर रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं, इस उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। उसका डिटेल्स में उस उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। सेक्शन 2 का जैसे टाइटल देना है आपके रिसर्च का, तो टाइटल देना है तो स्वाभाविक ही आपको नाम देना है। रिसर्च प्रॉब्लम यानी रिसर्च का टाइटल। तो आपका ज्ञान जो भी है उसमें आना चाहिए, जो भी आइडिया है वो उसमें आनी चाहिए रिसर्च के टाइटल। टाइटल कब बनेगा, आपके आइडिया जो भी है उसका, आपका क्षेत्र है, मान लो प्राचीन भारत का है, वर्ल्ड का है, मध्य युग का है, आधुनिक का है, तो पहला तो वो निश्चित करना पड़ेगा। मान लो आधुनिक है। उसके बाद आपका जो स्टडी है वो उसमें से आपको निश्चित करना पड़ेगा, राजकीय क्षेत्र का है, आर्थिक है, सामाजिक है, कौन सा है। उसके बाद आपको आपके इंटरेस्ट को निश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सवाल आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपके दिशा को निश्चित करना पड़ेगा, कहाँ जा रहे। और पूरी तरह से पूरा बनने के बाद आपको रिसर्च का टाइटल फॉर्मुलेशन बनाना है, उसको रिसर्च का टाइटल निश्चित करना है। जैसे कोई किताब का नाम है, कोई मूवी का नाम है, उसमें सब आता है कि इसमें क्या रहेगा। इसी तरह से आपके रिसर्च का टाइटल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान का संशोधन, ऐसा अगर नाम निश्चित किया, तो मेरा समय हो गया समकालीन आधुनिक इतिहास। फिर मेरा इंटरेस्ट हो गया स्पिरिचुअल हिस्ट्री, अध्यात्म का इतिहास। फिर मेरा इंटरेस्ट भी उसमें हो गया है। फिर इस तरह से मैंने महेश योगी के ऐतिहासिक योगदान का संशोधन, ऐसा टॉपिक लिया, ऐसा मान के चलते। फिर वो एकदम सुस्पष्ट 8-10 बार मैंने अलग अलग लिखे। फिर उसके बाद मेरे शब्दों को निश्चित किया, और फिर महेश योगी, फिर उनका ऐतिहासिक योगदान, और फिर संशोधन। ये तीनों शब्द आ गए। महेश योगी यानी स्पिरिचुअल व्यक्ति आ गए, आइडेंटिटी आ गई। फिर ऐतिहासिक योगदान, इतिहास आ गए, और फिर संशोधन आ गए। तो महेश योगी के ऐतिहासिक योगदान का संशोधन, इस तरह से मैंने उसको टाइटलाइज किया। इस तरह से आप आपके आपके सब्जेक्ट में टाइटल उसको निश्चित करें, जो भी आपको इंटरेस्ट है वैसे आप टाइटल निश्चित करें। आपके गाइड या आपके सलाहकार या इंटरनेट पर भी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। फिर इंट्रोडक्शन, जैसे आपने शुरुआत किया, आपका टाइटल निश्चित किया, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसमें शुरुआत करनी है थीसिस के, रिसर्च पेपर की, उसमें लिखना है। उसमें कुछ सवाल है कि आपने टॉपिक किसके बारे में है, कब का समय है, कहाँ पे ये करना है, कैसे क्यों कर रहे, और क्या कर रहे, ये सभी जो मूल सवाल है विश्व के, इतने ही सवाल रहते हैं। इनका जवाब प्रस्तावना में आता है। कोई भी किताब का प्रास्ताविक रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, उसी तरह से एकदम ही आपने जो भी रिसर्च का टॉपिक लिया उसका इंटरप्रिट, इसका शुरुआत उसमें, उसका परिचय उसमें करना है।
उस परिचय में तो आपका टॉपिक का नाम आएगा, थीसिस का स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद आपके जो भी सपोर्टिंग रिसर्च है वो भी आएंगे, और महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का वर्णन आएगा, इतिहास का है, योग क्या है, इस तरह से जो भी कंसेप्ट है आपके टाइटल में वही संकल्पनाओं का वर्णन प्रस्तावना में आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा। एकदम ही सुस्पष्ट, फोकस, रिलायबल, क्लियर, ऐसा ये सब वर्णन आपको प्रस्तावना में करना है, जो कि आपके थीसिस का या रिसर्च टॉपिक का जो भी सब्जेक्ट है उसका परिचय करते, जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना हम खुद को, उसी तरह से आप आपके रिसर्च को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट आएगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड लिखना है। बैकग्राउंड का मतलब पास्ट क्या है, जैसे कि महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान का संशोधन, तो उसका महेश योगी या ऐतिहासिक अध्यात्म का पास्ट क्या है, योगा का पास्ट क्या है, योगा के रूट्स क्या है, अध्यात्म के रूट्स क्या है, इसके पहले महेश योगी के ऊपर किसी ने संशोधन किया है, ये सब लिखना है। किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी ने किताब लिखा है, कुछ हेरिटेज है क्या आपको, अगर लिख रहे मान लो आप अध्यात्म के क्षेत्र में काम करे तो वो भी लिख सकते हैं, और किस कॉन्टेस्ट में लिख रहे हैं। मान लो क्या आज की दुनिया में ध्यान योग का बड़ा महत्व है तनाव भरी दुनिया में, इसके लिए इस कॉन्टेस्ट में आप या अध्यात्म के योग के इतिहास को, महेश योगी के ऐतिहासिक योगदान को लिख रहे। तो इस तरह से ये पॉइंट्स को कवर करते हुए ये बैकग्राउंड लिखेंगे थीसिस का या रिसर्च के सब्जेक्ट का। ये दूसरा इसका इलैबोरेशन है। इसके बाद प्री वर्क डन, आपके पहले इस क्षेत्र में किसने काम किया है, तो लिटरेचर रिव्यू इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने ये जो भी आप रिसर्च करें तो उसके बारे में कौन सी किताबें आपने पढ़ी है, या किसी ने आर्टिकल्स लिखे, उसका सब लेखा जोखा आएगा। किसी ने पीएचडी भी किया है, किसी ने रिसर्च किया है, किसी ने आर्टिकल लिखा है, तो ये सब लिटरेचर जो भी आपने पढ़ा है उसका रिव्यू इसमें आएगा, शॉर्ट में आएगा कि आपने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है, कौन से पेपर्स पढ़े, ये सभी उसमें आएगा। उसका वर्णन आपके पहले इस विषय में किसने काम किया है, जैसे कि महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान का संशोधन अगर करे तो महेश योगी के ऊपर आपने किसी ने किताब लिखी है, रिसर्च किया है, पीएचडी किया है। महेश योगी के साथ तो काफी बड़े बड़े लोग, दीपक चोपड़ा जैसे इंटरनेशनल पर्सनालिटी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऐसे भी जुड़े हुए थे, अनेक देशों के साइंटिस्ट जुड़े हुए थे, डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, बीटल्स जैसे म्यूजिशियंस जुड़े हुए थे। तो वो आपको लिखना है तो वो सब काफी कुछ लिखा होगा महेश योगी के बारे में, तो उस तरह से उनके ऊपर जैसे किताबें लिखी है। तो एक मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरी तरह से किसने किताबें लिखी है उसका वर्णन करना है, शॉर्ट में करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। प्री वर्क डन, किसी ने काम किया, ये लिखना है। उसके बाद आपको आपके जो भी रिसर्च है, आपका जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो थीसिस है, उसकी जरूरत क्या है आज की दुनिया में, ये बतानी है कि आप क्या एक्सप्लोर करने वाले, क्या ढूंढने वाले, क्या वर्णन करने वाले, क्या खुल के बताने वाले, उसका उपयोग क्या होगा, ये सब चीजें उसका उपयोग दर्शाती है। कि जैसे कि एक उदाहरण के लिए महेश योगी के ऐतिहासिक कार्य का योगदान लिख रहे, संशोधन करे, तो आप एक योग की धारा को, अध्यात्म की धारा की खोज करें, फिर आप उससे उसका मनुष्य जाति पर अच्छा हुआ उपयोग देख रहे, और आज के जीवन में भी काफी उसके उपयोग है। इस तरह से आपको आपके रिसर्च की जो नीड्स है वो बतानी है, नीड ऑफ द रिसर्च, आपके जो भी रिसर्च है उसकी जरूरत क्या है आज के जीवन में, ये इसमें बताना है। उसके नीड यानी उसका जो उपयोग है, उसके 8-10 उपयोग आप ऐसे पॉइंट से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिसर्च का टॉपिक आपने चुना होगा तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका वो यूज क्या है। इम्पोर्टेंस मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्या योगदान दे रहा है, आपका जो संशोधन है उससे आप क्या खोज रहे हैं, कौन सी चीज को रिजॉल्व कर रहे, समाधान देख रहे, कौन सी चीज आपके रिसर्च के बाद विकसित हो जाएगी, क्या विकास होएगा, उसका क्या प्रभाव होएगा, क्या विस्तार होगा, ये सब कौन सी चीज का समाधान मिलेगा, क्या बदलाव होएगा, ये सभी इम्पोर्टेंस
आपके संशोधन विषय के बाद ये घटने वाला है, तो ये ऐसे पॉइंट्स लेके आप उसको लिख सकते कि ये सब मेरा संशोधन, मेरा ऐसा नहीं कहना होता है, इसमें संशोधक का या संशोधिका का यानी रिसर्चर का मेरा नाम ऐसा रिसर्च में नहीं डालते। तो संशोधन ने जो संशोधक ने जो संशोधन किया, रिसर्चर ने जो रिसर्च किया, तो उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उससे ये कंट्रीब्यूट होने वाला है, ये ढूंढने वाला है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब, महत्व का मतलब ये है। फिर उपयोग, आपके रिसर्च सब्जेक्ट का क्या उपयोग है, उससे क्या हेल्प होएगी, क्या क्रिएट होएगा, क्या ठीक होएगा, कौन सा समाधान उससे मिलेगा, उपयुक्तता क्या है, उसका मूल्य क्या है, उससे क्या सेवा, क्या प्राप्ति होगी, क्या एप्लीकेशन होगा, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या आप देने वाले हैं, ये क्यों अच्छा है। तो ये सब यूजफुल चीजें आपके रिसर्च की आपको लिखनी होगी। जैसे कि मैं उदाहरण अभी एक जो आपको दे रहा हूँ कि महेश योगी के ऐतिहासिक कार्य का योगदान का संशोधन, तो उससे क्या क्या ये चीजें घटेंगी, उसे मुझे लिखनी पड़ेगी, यानी संशोधक को, रिसर्चर को लिखनी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस मतलब ये जो भी सब टॉपिक है, सब टॉपिक को इस तरह से आपको लिखना है, आंकड़े डाल के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो संशोधन है उसका स्कोप क्या है और उसका लिमिट क्या है, ये आपको लिखना है। स्कोप यानी उसका जो भी व्याप्ति और उसका मर्यादा क्या है। स्कोप मतलब क्या, कि आपके रिसर्च का साइज क्या है, वॉल्यूम क्या, आकार क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसमें कौन से घटक आने वाले, उसका डोमेन यानी क्षेत्र कौन सा है। स्कोप मतलब जैसे कि मैं उदाहरण वही ले रहा हूँ वापस कि आपको समझे कि महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान का संशोधन, तो आपका वॉल्यूम है कि महेश योगी का क्षेत्र, वो सब जमाना 1918 में वो जन्मे और काफी साल 92 इयर्स ये, तो पूरा वॉल्यूम उतने बड़े लंबे चौड़े एरिया का, यूरोप में गए, अमेरिका में उनके लोग थे, भारत में उनका प्रभाव था, तो वो वॉल्यूम हो गया। इफेक्ट, फिर आपके संशोधन की इफेक्ट तो पूरे मानव जाति के लिए उनका कार्य है, अध्यात्म जीवन शैली, तो उसके इफेक्ट उस तरह से, उसमें घटक जो आपके आने वाले हैं कि उनका जो भी अध्यात्म है, योग है, मानवता है, जीवन शैली है, उसकी परंपरा है, पारंपरिक ज्ञान है, तो ये सभी घटक कवर्ड हो जाएंगे, उसका स्कोप में वर्णन करना है। फिर डोमेन यानी आपका क्षेत्र जो है, अध्यात्म का, योग का, इतिहास का, आधुनिक काल का, तो ये आपका क्षेत्र है, डोमेन में इसका वर्णन करना। ये स्कोप आपको लिखना है आपके संशोधन का इस पॉइंट्स में। उसके बाद लिमिट्स, आपने मान लो 5 साल में ही रिसर्च किया, तो टाइम का लिमिट, प्लेस तो आप भारत और यूरोप और अमेरिका ही जा पाए या भारत में रह पाए, तो उतना ही प्लेस का लिमिट। रिसोर्सेज जो भी विश्व के आपको सभी नहीं मिले, परंतु वो उनकी जो संस्थाएं थी वहां पे जो भी मिले वो आपको लिखने, तो लिमिट्स भी आपको लिखने आपके रिसर्च के। तो इस तरह से स्कोप्स और लिमिट्स को रिसर्च के सब टॉपिक में लिखना होता है, चाहे वो थीसिस हो या पेपर हो या और कोई भी प्रकार हो रिसर्च का। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने, मान लो आप पुणे से मुंबई जा रहे, तो आपका ऑब्जेक्ट क्लियर है, कहाँ से कहाँ जा रहे, ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं तो कहाँ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में आपका आइडिया स्पष्ट होना चाहिए, आपका प्लान स्पष्ट होना चाहिए, आपका पर्पस स्पष्ट होना चाहिए, इंटेंशन, आपकी इच्छा, डिजायर, विश और गेन जो है भी वो लिखते हैं ऑब्जेक्ट में। एम अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, उद्देश्य अलग है और उद्दिष्ट अलग है। उद्देश्य और उद्दिष्टों में फर्क है। गोल तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हाँ मुझे मुंबई जाना है, परंतु कैसे कैसे जाना ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में उसके घटक आते हैं, गोल की तरफ जा रहे तो उसके घटक ऑब्जेक्ट में आएंगे। उसके बाद जो भी अचीव कर रहे हैं आप, वो उसका अचीवमेंट, प्राप्ति का गोल में वर्णन आता है, और वो किस तरह से, हाउ, हाउ यानी ऑब्जेक्ट, हाउ को किस तरह से, ये काफी भौतिक चीज है, तो इसको हाउ में वर्णन करते हैं। गोल जो है, ध्येय जो है, वो तो बड़ा विस्तृत रहता है, ध्येय यानी एम, ऑब्जेक्ट यानी उद्दिष्ट, तो ध्येय काफी बड़ा एक वर्णन की तरह रहता है, और ये तो स्टेप वाइज रहता है, एकदम स्पेसिफिक रहते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं वापस वही उदाहरण लेना चाहूंगा कि महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान, तो उसके संशोधन के ऑब्जेक्ट की उनकी जानकारी इकट्ठा करना, संकलन करना, खोजना, उसके बाद योगदान ढूंढना, ये सभी ऐसे जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है थीसिस की
हाइपोथेसिस, गृहीतक, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है। स्टीफन हॉकिंस जो कि 21वीं सदी के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे, तो उन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में तो कहा है कि आप हाइपोथेसिस मतलब मान के चलते हैं कि ऐसा ऐसा घटेगा, गृहित मानते, बेस मानते कि आपके आने वाले रिसर्च के जर्नी में ऐसी 2-4 चीजें घटेंगी और हो सकता है कि वैसा ही रिजल्ट आए, वैसे ही कंक्लूजन आए, परंतु कभी वैसा होता ही है ऐसा नहीं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से पुणे से मुंबई जा रहा हूँ तो मुझे 3 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक होगी और आराम से जाऊंगा, परंतु आप ये 3 चीजों को गृहित मान के चले, उसको मान के चले। 3 घंटा पर लगा तो 4 घंटा ट्रैफिक लगेगा ऐसा लगा, परंतु बारिश भी लगी, ट्रैफिक की भी लगी, और आराम से जाएंगे ऐसा लगा, परंतु काफी पॉल्यूशन में आपको जाना पड़ा। तो मान के कुछ चले थे, पर प्रत्यक्ष रिसर्च का जर्नी जैसे हुआ तो अंत में कुछ और ही निकला। तो इस तरह से हाइपोथेसिस मतलब एक भविष्य की कल्पना होती है कि कल मैं रात को 2 बजे सोया रहूंगा, हर किसी को भविष्य मालूम है। तो हर कोई उस हाइपोथेसिस पे जीवन के या रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ाता है कुछ मान के। अब हाइपोथेसिस 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। क्वालिटेटिव यानी एक वर्णन होता है, एक वर्णन करते हैं कि वर्णन की तरह ऐसा ऐसा हाइपोथेसिस को, और क्वांटिटेटिव मतलब कैसा है कि आंकड़ों में हाइपोथेसिस को लिखते हैं, डेटा में आंकड़ों को लिखते हैं। क्वालिटेटिव मतलब मान लो एक कुंभ मेले में बहुत सारे लोग आए थे, काफी हजारों की मात्रा में लोग आए थे, काफी भीड़ थी, भीड़ ऐसा शब्द क्वालिटेटिव में आएगा। क्वांटिटेटिव में आएगा कि 2 करोड़ लोग आए थे, तो ये आंकड़ा निश्चित करे। तो ये क्या करेगा, काफी भीड़ थी। तो इस तरह से ये दोनों शब्दों में फर्क आता है। तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, भविष्य की संभावनाएं हाइपोथेसिस में बनाते हैं, तो कुछ वर्णन से और कुछ आंकड़ों से बनाते हैं। तो इस तरह से हाइपोथेसिस का ये एक महत्व है। कुछ लोग हाइपोथेसिस रखते भी नहीं संशोधन में, कुछ रखते। मेथड्स यूज्ड कौन सी है, आपने जो भी रिसर्च करे, इतिहास में संशोधन करे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, एक रिसर्च की पद्धति होती है। रिसर्च की पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्राइमरी सोर्सेस को आप इकट्ठा कर रहे, तो प्राइमरी सोर्सेस कौन से है, जैसे रिटर्न है, रिटर्न सोर्सेस में ये सब आते हैं। जैसे लॉज है, कोई ओरिजिनल पोएम्स है, रिपब्लिक रिकॉर्ड्स है, डायरीज है, जीवनी है, सब रिटर्न ओरिजिनल है, प्राइमरी है। ओरल में तो कुछ किसी का इंटरव्यू है, म्यूजिक है, लीजेंड्स किसी ने आपको बताई, विजुअल में कोई फोटो है, मैप्स है, कॉइन्स है, ये सब आर्टिफैक्ट्स है विजुअल में। और इलेक्ट्रॉनिक में किसी का फैक्स है, ईमेल है, डेटाबेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक में। तो ये प्राइमरी सोर्सेस। तो ये मेथड है रिसर्च के लिए यूज की हुई, इसका उपयोग आपने किया है। मेथोडोलॉजी जो है रिसर्च की, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है कि किस तरह से आप कौन से रूल्स को, कौन से मेथड्स को, कौन से टेक्निक को, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को अपना रहे और आपका रिसर्च कैसे जा रहा है। तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का संक्षेप में वर्णन करना होता है। तो इस तरह से आप आपके रिसर्च को आगे लेके जाते हैं। अब ये तो मेन पार्ट है, टॉपिक्स, या आप जो भी पीएचडी का थीसिस है, प्रोजेक्ट है, आपका रिसर्च का कोई किताब है, कोई रिपोर्ट है या कोई आर्टिकल है, उसमें टॉपिक्स बनाएंगे। तो टॉपिक्स में एक थीम रहता है, एक कंटेस्ट रहता है, स्टेप रहते हैं। आप कोई भी किताब देखिए, एक थीम है, उसमें कॉन्टेस्ट है, स्टेप्स है, ग्रोथ है, स्टोरी जैसा लगता है, एक फ्लो रहता है, इंटीग्रिटी रहती है इसमें। जैसे कि शुरुआत में एक बीज लगा, अंकुर आया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर वो उसको काफी ब्रांचेस आए, फिर फल फूल आए। इस तरह से टॉपिक जो है, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टॉपिक धीरे 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 ग्रो होते, परंतु ये इंटीग्रेटेड रहते, एक थीम रहती टॉपिक्स में। तो ये जान ले। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 टॉपिक आपने बनाए। वही मैं उदाहरण वापस लेना चाहता हूँ कि महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान का संशोधन, ऐसा मान लो एक उदाहरण के लिए। तो शुरुआत का महेश योगी का दौर, जब उनका
जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाई किया, शंकराचार्य सरस्वती के साथ रहे, 13 साल रहे, अध्ययन किया, काफी गहरी तपस्या रह गई, विज्ञान की डिग्री भी ली इलाहाबाद में। पहला टॉपिक आ गया, आरंभ आ गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक उनका यूरोप में बीटल्स के साथ जाना, म्यूजिशियन बीटल्स, फिर उसके सभी डिटेल दूसरे टॉपिक में आ गए। फिर तीसरे टॉपिक में यूरोप में उन्होंने जो भी प्रसार किया, वो तीसरा टॉपिक आया कि नेदरलैंड गए, स्विट्जरलैंड गए, स्पेन गए, लंदन में उनका कार्य प्रसारित हुआ, अमेरिका में गया, भारत और एशिया की कंट्रीज में भी उन्होंने कार्य फैलाया। तो ये तीसरे टॉपिक में उनके कार्य का विस्तार, फिर उसके डिटेल। फिर चौथे टॉपिक में वो ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, फिर मीडिया द्वारा उनका कार्य, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी निकाला वेद विज्ञान का, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान दुनिया भर पहुंचाया। अनेक अनेक डॉक्टर, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज, लीडर्स उसमें ज्ञान लेते रहे, भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखते रहे। ये पांचवा टॉपिक। और महेश योगी के बाद भी उनका कार्य, उन्होंने राम नाम का एक मुद्रा चलन भी निकाला था, जिसको नेदरलैंड ने एग्री किया, तो उसके बारे में। तो इस तरह से पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस समय के साथ क्रोनोलॉजी के साथ 5 टॉपिक आपकी चले। तो ये तो आपका कोर टॉपिक, ये मेन टॉपिक्स आपके रिसर्च के। तो ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से आप टॉपिक्स बनाए, फिर उसमें भी कौन से घटक आने वाले, वो घटकों को निश्चित करें, फिर उसको एविडेंस के साथ आप लिखें। मतलब ये टॉपिक में भी छोटे छोटे घटक बने। पहला टॉपिक में मान लो 10 घटक है, दूसरे में 10 घटक है, तीसरे में 10-12 है, चौथे में 8-10 पॉइंट कवर किए, पांचवे में भी ऐसे सब पॉइंट्स कवर किए, और वो क्रोनोलॉजी के साथ, काल क्रम के साथ लिखते गए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि पहला टॉपिक कैसा बनाए, फिर उसके घटक लिखे, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 1.10 पहले टॉपिक, फिर दूसरे के 2.1, 2.2, 2.3 दूसरे, ऐसा ही तीसरे के 3.1, 3.2, 3.4 ऐसा, फिर चौथे के 4.1, 4.2, 4.3, 4.10 तक, पांचवे के 5.1, 5.10 तक। और हर टॉपिक में क्या क्या आएगा उसका वर्णन उसमें आता जाएगा, और वो कहानी रिसर्च के आपके आगे आगे बढ़ती जाएगी। सब टॉपिक तो लिखे, बहुत अच्छी तरह से लिखे, उसके बाद आपका वो सेक्शन पूरा हो गया। फिर आपको समरी लिखना है, स्मृति लिखनी, उसकी ब्रीफ में आपने जो भी प्रवास किया, संशोधन किया, उसकी छोटी सी कहानी याद, उसे कॉम्पैक्ट एकदम समराइज्ड करना है उस याद को, मैंने ऐसा ऐसा जर्नी किया और ऐसा ऐसा हो गया। समरी उसकी लिखनी है, स्मृति लिखनी है उसकी, कि इस तरह से आपने शुरुआत की, साधन इकट्ठा किए, फिर उसको क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकृत किया, उसके बाद उनकी चिकित्सा की, फिर आपने लिखा, एक के बाद एक टॉपिक बनाए, कुछ लोगों से डिस्कशन भी किए। तो ये सब लिखना है। जब साधन इकट्ठा करते तो आपको कुछ लोगों के साथ डिस्कशंस भी करने होते, कुछ ऑक्सिलरी साइंसेस की भी साथ लेनी पड़ती है। चाहे तो आपने कोई लोगों के एक्सपर्ट्स के साथ मिले होंगे, तो उनके भी साथ आपको लेनी पड़ती है। कोई उसमें कोई डीएनए के एक्सपर्ट्स को मिले होंगे, कोई फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स को मिले होंगे आप, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को मिले होंगे, कोई योग आयुर्वेद अध्यात्म के एक्सपर्ट्स को मिले होंगे, कोई मोड़ी के संस्कृत के एक्सपर्ट को मिले होंगे, वो भी इसमें लिखना है और उनकी राय उसमें दी होगी। अलग अलग विद्या शाखाओं का ज्ञान भी आपने प्राप्त किया होगा जब आप रिसर्च कर रहे होंगे, आपके रिसर्च के टॉपिक के लिए वो उपयुक्त रहेगा, तो वो सब इसमें, वो भी समरी में आएगा, उनको भी आप धन्यवाद इसमें दे सकते हैं। इसके बाद आप कंक्लूड करना है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ मान के चले थे, हाइपोथेसिस लेके चले थे, पर अब तो कंक्लूजन पे आ गए। क्या वो कंक्लूजन आपके क्या निकले, क्या निष्कर्ष निकले, तो इस थीसिस में, स्टेटमेंट में लिखने की क्या आप कहना चाहते, क्यों कहना चाहते, और क्या क्या कैसे कहना चाहते और क्यों कहना चाहते, तो ये स्टेटमेंट आएंगे। वेल डेवलप्ड थीसिस जो है, बहुत ही अच्छा थीसिस जो है, इसमें आइडिया स्पष्ट होती है, पर्पस स्पष्ट होता है। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से वो लिखते हैं कि आपके कंक्लूजन, आमतौर पे 5 से 10 या उससे भी ज्यादा कंक्लूजन, निष्कर्ष आते। कंक्लूजन का एक ऑपरेशन रहता है कि आपने क्या पाया, क्या फाइंड किया, क्या डिस्कवर किया, क्या एक्सप्लोर किया,
रिसर्च में आपके वो आपको लिखना होता है, बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से आपको कंक्लूजन्स लिखने। ये मेरा पहला कंक्लूजन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ऐसे 5 से 10 से उससे भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वही बताऊंगा, जैसे महेश योगी का ऐतिहासिक योगदान का संशोधन किया, तो महेश योगी ने दुनिया भर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को प्रसार किया, जिससे लोगों को मन के स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। ये पहला कंक्लूजन, क्योंकि उसके एविडेंस है अनेक डॉक्टर साइंटिस्ट के, इसके लिए कंक्लूजन। दूसरा, महेश योगी के कार्य के विस्तार के लिए बीटल्स की बहुत बड़ी मदद हुई। बीटल्स जो संगीतकार यूरोप के उस समय के बहुत ही लोकप्रिय संगीतकार है, उनकी मदद हुई। ये दूसरा सेंटेंस। तीसरा कंक्लूजन आपका ऐसा हो सकता है कि महेश योगी का जो भी विश्वविद्यालय हो, वैदिक ज्ञान का खोज निरंतर करता आ रहा है। ये तीसरा कंक्लूजन, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपके कंक्लूजन्स तो आपका जो विषय रहेगा वैसे आएंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकाले पूरा रिसर्च के बाद। तो ये महेश योगी सबके लिए प्रेरणा बने हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ा सा क्वालिटेटिव हो जाएगा। फिर महेश योगी के दुनिया में 60 लाख मेंबर्स, अनुयायी, फॉलोअर्स है। ये क्वालिटेटिव निष्कर्ष, क्वांटिटेटिव आ गया, संख्यात्मक निष्कर्ष आ गया। तो इस तरह से आप संख्यात्मक गुणात्मक तौर पे आपके कंक्लूजन्स को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण एक भाग है। इसके बाद वो सब हो गया, कंक्लूड किया, फिर आप रेकमेंड भी कुछ करें, गवर्नमेंट को कुछ करे, रिसर्चर्स को करे, टूरिस्ट को करे, स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को, किसी को भी आप कुछ रेकमेंड कर सकते कि संशोधन के बाद आप ये रेकमेंड करना चाहते, ये सिफारिश करना चाहते कि ये गवर्नमेंट ऐसा करे, रिसर्चर और खोज करे, टूरिस्ट ये करे, स्टूडेंट, इस तरह के रिकमेंडेशंस आप कर सकते। ये जरूरी पार्ट नहीं, परंतु कर सकते। और ये भी रिकमेंड कर सकते कि मुझे और 10 साल इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। खुद को भी रिकमेंडेशन दे सकते और अन्य घटकों को भी रिकमेंड कर सकते। तो ये रिकमेंडेशंस को अपना लिखना होता है। उसके बाद अपेंडिक्स, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको कुछ फिगर्स है, टेबल्स है, मैप्स है, फोटोग्राफ्स है, रॉ डेटा है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, म्यूजिकल एग्जाम्पल है, ये आपको जोड़ना है। उसको आपके थीसिस को, रिसर्च को जोड़ना है, उसके अपेंडिक्स बोलते हैं। ये सब चीजें उसको एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं आप। ज्यादा जोड़ना होता है, सप्लीमेंट्री है ये, सप्लीमेंट जैसा इसको जोड़ते हैं। इसके बाद रेफरेंस को लिखना है। पहला तो प्राइमरी रेफरेंसेस का लिस्ट, फिर सेकेंडरी रेफरेंसेस का लिस्ट। तो प्राइमरी रेफरेंसेस के लिस्ट को इस तरह से लिखे। देखिए, पहला ऑथर का सरनेम लिखा है, फिर चैप्टर का टाइटल, वो ऑथर के चैप्टर का टाइटल, फिर उसके बुक का टाइटल, फिर कौन एडिटर है उनका नाम, फिर कौन से साल को वो किताब पब्लिश हुआ है वो, फिर चैप्टर का पब्लिशर का नाम, फिर चैप्टर का पेज नंबर। तो इस तरह से ये सैंपल है। ऐसे 2-3 पद्धतियां है रेफरेंसेस लिखने की। आप इसका जरूर अध्ययन करें। अनेक रिसर्च पेपर्स पे, इंटरनेट पर भी ये आपको मिलेंगे कि रिसर्च आर्टिकल के बाद उन्होंने किस तरह से इसको लिखा है। इसका प्रैक्टिस करें, 8-10 रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, रिसर्च के थीसिस देखेंगे पीएचडी के, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि पहले टॉपिक में उसने लिखा है, कुछ रेफरेंस लिया है, तो उधर उसने पहले टॉपिक में उसको 1 नंबर दिया और इधर उसका 1 नंबर डाल के एक्सप्लेनेशन आ गया। फिर पहले टॉपिक में और 8, 10, 20, 40, 50 रेफरेंसेस दिए, तो उसके नंबर वाइज यहाँ पे डिटेल्स आएंगे लास्ट में। तो ये इस तरह से रेफरेंस राइटिंग है। रेफरेंस राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपने रिसर्च की। इसके बाद बिब्लियोग्राफी, मतलब बिब्लियोग्राफी तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अलग अलग तरह से बिब्लियोग्राफी को लिखा जाता है। बिब्लियोग्राफी के अनेक प्रकार है। कोई बिब्लियोग्राफी का जो टाइप्स है, बिब्लियोग्राफी मतलब कभी व्यक्तियों के नाम से, किताबों के नाम से, या कभी सब्जेक्ट के नाम से, ऐसी बिब्लियोग्राफी बनती है। तो बिब्लियोग्राफी को भी रिसर्च में कुछ लोग जोड़ते हैं। कभी उनके जो भी टॉपिक्स है, अलग अलग, अध्यात्म, योग, जो भी है, योगी, फिर संस्कृति, फिर इतिहास, ऐसा एक सूची बना के वो शब्द कहाँ पे आए उसका वर्णन रहता है। उसके बाद एक बिब्लियोग्राफी का ऐसा भी टाइप है कि सिर्फ किताबों का सूची रहता है, उसमें एनालिटिकल पूरा ये रहता है।
इस तरह से बिब्लियोग्राफी अनेक अनेक 3-4 प्रकार से लिखी जाती है। तो बिब्लियोग्राफी के प्रकारों को लिखते भी है कुछ लोग, खास करके किताबों में हिस्ट्री के जो रिसर्च बुक्स है उसमें भी रहते हैं, कुछ लोग पीएचडी की थीसिस में भी, अन्य थीसिस में भी इसको जोड़ते हैं बिब्लियोग्राफी को। तो उसके 2-3 इस तरह से ये प्रकार होते हैं लिखने के। आप अच्छे अच्छे थीसिस को देखे, पढ़े, किताबों को पढ़े तो आपको भी समझ में आएगा कि 2-3 प्रकार से किस तरह से बिब्लियोग्राफी लिखी गई है। उसके बाद आपका थीसिस बन गया, आपका रिसर्च पेपर बन गया, आपका रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट्री बन गई। तो डिजिटल आएगी वो या प्रिंट में भी जाएगी? प्रिंट बनेगा, रिसर्च का पूरा थीसिस बनेगा, जर्नल में आर्टिकल छपेगा, या कोई प्रोजेक्ट बनेगा प्रिंट में, या फिर डॉक्यूमेंट्री बनेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनेगा, कोई वीडियो रिकॉर्ड उसका बनेगा, या कोई मोबाइल पे भी बनेगा। तो इस तरह से आपका जो रिसर्च है वो प्रिंट में भी जाएगा या डिजिटल भी आएगा। तो इस तरह से ये इसका एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्त होता है रिसर्च जो लिखा हुआ है। इस तरह से आपने ये पूरा रिसर्च का 2 हिस्सों में अध्ययन किया, मूल कंसेप्ट का कि किस तरह से इतिहास क्या है, फिर संशोधन क्या है, प्राथमिक साधन, दुय्यम साधन क्या रहते, कॉपीराइट्स क्या रहते, ये सब आपने जान के लिया पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में जो रिसर्च डिजाइन रहता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि बैकग्राउंड क्या, इंट्रोडक्शन क्या, प्री वर्क क्या, सब पहला पार्ट, टेक्निकल हाइपोथेसिस क्या। फिर दूसरे पार्ट में आपने जो भी आपके टॉपिक्स है उसको कैसा लिखते हैं वो जान लिया। तीसरे पार्ट में आपने जान लिया कि कंक्लूजन और उसका एंड कैसे, समारोह कैसे करते हैं, और चौथे में उसका जो भी अपेंडिक्स है या रेफरेंस का लिस्ट कैसे देते हैं। ये रिसर्च डिजाइन को आपने दूसरे सेक्शन में जान लिया। ऐसे 2 सेक्शंस आपने ये बड़े सेशन में जान लिए। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए आप कलेक्ट करें कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट, थीसिस, मोनोग्राफ, रिसर्च बुक्स को, रिसर्च पेपर्स को, रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज को, और उसको समझे ये कंसेप्ट किस तरह से हर एक को किस तरह से थीसिस में या वो सब रिसर्च में लाई गई है। तो इस तरह से टॉपिक है मूल कंसेप्ट रिसर्च के लिए उपयुक्त ऐसी कौन सी कंसेप्ट है, इसके बारे में, महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में सेशन रहा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है ये, आपके रिसर्च का एक तरह से फाउंडेशन है। मुझे आशा है आपको आनंद भरा लगा होगा, उपयुक्त लगा होगा। धन्यवाद, नमस्ते।